हेलो बच्चों, मैं मिस्टर इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, अगर आपको याद हो पिछले 2 दिन से हमारा टॉपिक चल रहा है SN2 अभिक्रिया। अरे बेटा जी, क्या आप SN2 अभिक्रिया में बोर तो नहीं होने लग गए हो ना? और बेटा बोर होना भी नहीं है, बोर होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है, ठीक है ना? बोर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था SN2 अभिक्रिया, उसी में ही आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मेथिल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एवं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। इसका मतलब ये है, हमारे पास 4 प्रकार के हैलाइड हैं, ठीक। एक तो मेरे पास है CH3X, ठीक। एक मेरे पास CH3X बोले तो मेथिल हैलाइड है। एक तो मेरे पास क्या है, मेथिल हैलाइड। एक मेरे पास है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, CH3 CH2X, ठीक। ये क्या है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और एक मेरे पास है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, CH3 CH3। ये क्या है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और एक मेरे पास है 3 डिग्री CH3X। और ये क्या बेटा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब सुनिएगा बेटा, देखिए मेरे पास 4 प्रकार के एल्किल हैलाइड हैं। क्या कहा मैंने? मेरे पास 4 प्रकार के एल्किल हैलाइड हैं। एक तो है मेथिल हैलाइड, एक है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और एक है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब हमें ये चेक करना है कि इन चारों एल्किल हैलाइडों में से कौन सा एल्किल हैलाइड तो SN2 अभिक्रिया फास्ट देगा और कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया स्लो देगा, या कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया नहीं देगा। आगे बेटा बात समझ में। याद करो, ऐसा क्वेश्चन हमने, ऐसा टॉपिक हमने SN1 अभिक्रिया के लिए भी पढ़ा है। वहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि SN2 अभिक्रिया की जो दर है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि SN1 वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो SN1 अभिक्रिया है, उस SN1 अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में बने मध्यवर्ती कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। अरे याद तो ना तुम्हारे बेटा जी, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और फ्लैशबैक में जाइए। आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और फ्लैशबैक में जाइए। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो SN1 अभिक्रिया है ना, जो SN1 अभिक्रिया है, उस SN1 अभिक्रिया का वेग या उस SN1 अभिक्रिया की दर या उस SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता, ये क्रियाशीलता शब्द ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो SN1 अभिक्रिया है, उस SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता अभिक्रिया में बने मध्यवर्ती कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जिस एल्किल हैलाइड का
कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्थायी होगा वो एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होगा। जैसे अगर आपको याद हो तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है जो कि ज़्यादा स्थायी होता है, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है जो कि कम स्थायी होता है। और यही कारण था, वहाँ पर हमने लिखा भी था कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं वो SN1 अभिक्रिया बहुत ज़्यादा देते हैं, और जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हैं वो SN1 अभिक्रिया बहुत ही कम देते हैं या नहीं देते हैं। तो वहाँ पर तो हमने SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता अभिक्रिया में बने मध्यवर्ती कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर देखी थी। वहां पर तो हमने SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता अभिक्रिया में बने मध्यवर्ती कार्बोकैटायन के स्थायित्व के आधार पर देखी थी। बेटा जी आगे क्या बात समझ में? लेकिन यहाँ पर तो हम SN2 अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम SN2 अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। और बेटा जो SN2 अभिक्रिया है उसमें हमने पढ़ा है कि SN2 अभिक्रिया में तो कोई मध्यवर्ती बनता ही नहीं है। और बेटा जो SN2 अभिक्रिया है उसमें तो हमने पढ़ा है कि SN2 अभिक्रिया में तो कोई मध्यवर्ती बनता ही नहीं है, इसमें तो एक काल्पनिक संक्रमण अवस्था बनती है। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का स्थायित्व तो हमें नहीं देखेंगे, तो फिर यहाँ पर हमें क्या देखेंगे? ये बात मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा भाई, आपको 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 1% भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है बेटा जी। तो सुनिएगा, यहाँ पर अपन क्या करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता, देखिए एक पॉइंट बता रहा हूं, SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता, यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं, त्रिविम बाधा, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब सर SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता तो हम अभिक्रिया में बने मध्यवर्ती कार्बोकैटायन के स्थायित्व के आधार पर देखते हैं। ठीक उसी प्रकार SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता, अब कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर तो देखेंगे नहीं भाई, SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता है, कार्बोकैटायन के स्थायित्व के आधार पर तो देखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई मध्यवर्ती बनता ही नहीं है, इसमें तो काल्पनिक संक्रमण अवस्था बनती है। तो SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता याद कर लेना बेटा, SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब दिक्कत यह है कि सर ये त्रिविम बाधा क्या है? तो देखिए बेटा, त्रिविम बाधा क्या है? जब नाभिक स्नेही आंशिक धनावेशित कार्बन पर अटैक करता है, मैं बता देता हूं कि त्रिविम बाधा क्या है। मैं आपको बता देता हूं कि त्रिविम बाधा क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है। देखिए आसान भाषा में त्रिविम बाधा क्या है? जब नाभिक स्नेही आंशिक धनावेशित कार्बन पर अटैक करता है तो उस समय नाभिक स्नेही के मार्ग में कुछ बल्कि ग्रुप मतलब भारी समूह है, कुछ बल्कि ग्रुप बाधा उत्पन्न करते हैं। इस बाधा को
त्रिविम बाधा कहते हैं। इस बाधा को त्रिविम बाधा कहते हैं। तो पहले तो आप मुझे बताओ, क्या क्लास में बैठे प्रत्येक बच्चे को त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस की परिभाषा तो समझ में आ गई क्या? भाई अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिविम बाधा क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिविम बाधा क्या है, तो आप बताओगे कि जब नाभिक स्नेही आंशिक धनावेशित कार्बन पर अटैक करता है तो उस समय नाभिक स्नेही के मार्ग में कुछ भारी समूह हैं बाधा उत्पन्न करते हैं। इस बाधा को अपन क्या बोलते हैं? त्रिविम बाधा। और आप खुद सोचो बेटा, नाभिक स्नेही के मार्ग में, नाभिक स्नेही के रास्ते में जितनी ज़्यादा रुकावटें आएंगी, नाभिक स्नेही का आक्रमण उतना ही कम होगा। और नाभिक स्नेही का आक्रमण जितना कम होगा, SN2 अभिक्रिया का वेग भी उतना ही कम होगा। यानी आप ऐसे मान लो, त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी तो SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता कम होगी। हाँ, एक बात मैं आपको नोट लगा के बता देता हूं, हाइड्रोजन कभी भी नाभिक स्नेही के मार्ग में त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करता है। यह बात याद कर लेना भाई। क्या लिखा मैंने? हाइड्रोजन कभी भी नाभिक स्नेही के मार्ग में त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करता है। तो आप तो दिमाग में यह सेट कर लो, कोई पूछे अरे यार कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया ज़्यादा देगा और कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया कम देगा, तो नॉर्मल सा फंडा है, जिस एल्किल हैलाइड में जितनी ज़्यादा त्रिविम बाधा होगी, जिस एल्किल हैलाइड में जितनी ज़्यादा त्रिविम बाधा होगी, वो SN2 अभिक्रिया उतनी ही कम देगा। और जिस एल्किल हैलाइड में त्रिविम बाधा जितनी कम होगी, वो SN2 अभिक्रिया उतनी ही ज़्यादा देगा। जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ, तो ये तो शायद आपको समझ में आ गया होगा भाई। इनको मिटा देता हूँ, आप तो डायरेक्ट याद कर लो। SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। त्रिविम बाधा जितनी ज़्यादा आएगी नाभिक स्नेही के रास्ते में, SN2 अभिक्रिया उतनी ही कम होगी। जैसे सबसे पहले हमने लिया मेथिल हैलाइड, तो इसको थोड़ा ओपन करके लिख लो भाई। मेथिल हैलाइड है तो इसको ऐसे लिख लो, CHHX। इस कार्बन पे क्या है? प्लस, और इस पे क्या है? माइनस। अब आपको पता है SN2 अभिक्रिया में जो नाभिक स्नेही है वो बैक साइड से अटैक करेगा। जब ये नाभिक स्नेही इस कार्बन पे अटैक करेगा, आप कुछ सोचो ना, ये मेथिल हैलाइड लिया है, ये क्या लिया अपन ने? मेथिल हैलाइड लिया है। जब मेथिल हैलाइड के अणु पर ये नाभिक स्नेही अटैक करेगा, तो क्या इस नाभिक स्नेही के रास्ते में कोई रुकावट उत्पन्न करने वाला समूह है क्या? नहीं है। 3 क्या है? हाइड्रोजन है। ये क्या है? एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कभी भी त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। ये तीनों हाइड्रोजन कहेंगे भाई नाभिक स्नेही हमें कोई लेना देना नहीं है, तेरी जहां मर्जी है वहां जाके अटैक कर, लेकिन हम तो तेरे को इतनी ही एडवाइस देंगे, तेरे ऊपर नेगेटिव है तो पॉजिटिव पर अटैक कर। तो बताओ, मेथिल हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या उस कार्बन पर कोई भी त्रिविम बाधा उत्पन्न करने वाला समूह है क्या? नहीं है। तो बताओ, मेथिल हैलाइड में नाभिक स्नेही का अटैक सबसे आसानी से होगा। यही कारण है कि जो मेथिल हैलाइड है वो SN2 अभिक्रिया बहुत ही तेज गति के साथ देता है। उसके बाद में मान लो मैंने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया, इसको ऐसे लिख लो भाई, XC। इसमें 2 तो क्या है? H है, लेकिन एक क्या है? CH3। और ये जो H है ये तो रास्ते में कोई त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन ये जो CH3 है ना बेटा, ये बल्कि ग्रुप है। ये जो CH3 है ना, ये क्या है? कि बल्कि ग्रुप है। जो CH3 वो क्या है? कि बल्कि ग्रुप है। तो बताओ, इस कार्बन पे क्या प्लस और इस पे क्या है?
माइनस है। तो जब नाभिक स्नेही इस एल्किल हैलाइड पर यानी कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पर बैक साइड से अटैक करेगा तो इसके रास्ते में रुकावट उत्पन्न करने वाला एक समूह है। नाभिक स्नेह का अटैक तो हो जाएगा लेकिन रास्ते में त्रिविम बाधा उत्पन्न करने वाला एक समूह है। यानी जितना आसानी से अटैक इसमें हुआ है उतना आसानी से अटैक इसमें नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा SN2 अभिक्रिया कौन देगा? मेथिल हैलाइड। उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब मान लो आपके पास क्या है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होगा? ये X है, ये क्या C। इस पे एक तो क्या है H, लेकिन दो क्या है? CH3 है। दो क्या है? CH3। ये H तो कोई त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन इस दो ये CH3 है और ये जो CH3 है, ये दोनों CH3 क्या है? बल्कि ग्रुप है। तो जब नाभिक स्नेही इस एल्किल हैलाइड पर बैक साइड से अटैक करेगा तो रास्ते में त्रिविम बाधा उत्पन्न करने वाले कितने समूह? 2 हैं। तो अटैक और भी धीरे होगा। यानी ये 1 डिग्री की तुलना में भी SN2 अभिक्रिया, ये 1 डिग्री की तुलना में भी SN2 अभिक्रिया कम देगा। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की तो बात ही मत करो। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में तो क्या होगा? जैसे मान लो ये X है, इस कार्बन पे 3 क्या है? CH3 और क्या है? CH3। ये भी बल्कि ग्रुप, ये भी बल्कि ग्रुप, ये भी बल्कि ग्रुप। इस पे प्लस और इस पे क्या है? माइनस है। तो जब नाभिक स्नेही अटैक करेगा तो नाभिक स्नेही के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करने वाले कितने समूह? 3। तो यहाँ पर SN2 अभिक्रिया का वेग और भी कम होगा। यानी आप तो दिमाग में ये सेट कर लो, जिस एल्किल हैलाइड में जितनी ज़्यादा त्रिविम बाधा होगी, जिस एल्किल हैलाइड में जितनी ज़्यादा त्रिविम बाधा होगी वो SN2 अभिक्रिया उतनी ही कम देगा। तो आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा SN2 अभिक्रिया कौन देगा? मेथिल हैलाइड। क्यों? क्योंकि इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर कोई भी त्रिविम बाधा उत्पन्न करने वाला समूह नहीं है। इससे कम कौन देगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर सिर्फ एक समूह त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा। और इससे कम कौन देगा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर 2 समूह त्रिविम बाधा उत्पन्न करेंगे। और सबसे कम SN2 अभिक्रिया कौन देगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर 3 समूह है त्रिविम बाधा उत्पन्न करेंगे। यानी आप तो दिमाग में ये सेट कर लो कि जिस एल्किल हैलाइड में जितनी ज़्यादा त्रिविम बाधा होगी SN2 अभिक्रिया उतनी ही कम होगी। तो अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके सामने मैं 4 एल्किल हैलाइड लिख रहा हूं, आपके सामने मैं 4 एल्किल हैलाइड लिख रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, आपके सामने मैं 4 एल्किल हैलाइड लिख रहा हूं। एक तो मैंने लिख दिया मेथिल हैलाइड, ठीक। एक तो मैंने क्या लिख दिया? मेथिल हैलाइड। एक मैंने लिख दिया CH3 CH2X, ये क्या? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। एक मैंने लिख दिया CH3 CH CH3X, ये क्या है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और एक मैंने लिख दिया CH3 CH3 CH3X, ये क्या है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। आप मुझे बताओ SN2 अभिक्रिया सबसे तेज कौन देगा? तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं। जिस एल्किल हैलाइड में त्रिविम बाधा जितनी ज़्यादा होगी, जिस एल्किल हैलाइड में त्रिविम बाधा जितनी ज़्यादा होगी वो SN2 अभिक्रिया उतनी ही कम देगा। यानी आप तो ये याद कर लो हिंट के तौर पर, जिस पर भीड़ कम होगी, जिस एल्किल हैलाइड पर भीड़ यानी क्राउडिंग, जिस एल्किल हैलाइड पर भीड़, आप तो ये हिंट, आप तो डायरेक्ट ये हिंट याद कर लेना, आप तो डायरेक्ट ये हिंट याद कर लेना क्या है? जिस एल्किल हैलाइड पर भीड़ जितनी कम होगी वो SN2 अभिक्रिया
उतनी ही फास्ट देगा, उतनी ही फास्ट देगा, यानी तेज गति से देगा। आप तो सिर्फ ये हिंट याद कर लो, क्राउडिंग, यानी आप ये देख लिया करो, जिस एल्किल हैलाइड में जितनी ज़्यादा भीड़ होगी वो SN2 अभिक्रिया उतनी ही कम देगा, और जिस एल्किल हैलाइड में जितनी कम भीड़ होगी वो SN2 अभिक्रिया उतनी तेज देगा। तो बताओ, हाँ अब दिक्कत ये भीड़ देखोगे कहाँ? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ना, हैलोजन, जैसे ये हैलोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये हैलोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये हैलोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये हैलोजन ये इस कार्बन से जुड़ा है। तो भीड़ आपको कहाँ देखनी है? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर भीड़ देखनी है। तो बताओ बेटा, इस कार्बन पर भीड़ उत्पन्न करने वाले समूह है क्या? नहीं है, ये तीनों H हैं। इस कार्बन पर भीड़ उत्पन्न करने वाला एक समूह है, इस कार्बन पर भीड़ उत्पन्न करने वाले 2 समूह हैं, और इस कार्बन पर भीड़ उत्पन्न करने वाले 3 समूह। यानी यहाँ पर तो त्रिविम बाधा डालने वाले 3 समूह हैं, यहाँ पर त्रिविम बाधा डालने वाले 2 समूह हैं, यहाँ पे त्रिविम बाधा डालने वाला 1 समूह है, और यहाँ पर त्रिविम बाधा डालने वाला कोई समूह नहीं है। तो सबसे ज़्यादा SN2 अभिक्रिया कौन देगा? मेथिल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। जबकि याद करो SN1 में ये क्रम उल्टा था। अगर आपसे कोई पूछे SN1 अभिक्रिया सबसे फास्ट कौन देता है? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, सबसे कम मेथिल हैलाइड। SN2 अभिक्रिया सबसे तेज कौन देता है? मेथिल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? अब एक टॉपिक और है, ये तो तब है जब हैलोजन तो क्या हो? समान हो, और एल्किल समूह क्या हो? अलग अलग। अब ऐसा भी तो आ सकता है ना, जैसे मान लो एक तो एल्किल फ्लोराइड है, एक एल्किल क्लोराइड है, एक एल्किल ब्रोमाइड है, और एक एल्किल आयोडाइड है, का SN2 अभिक्रिया के प्रति, SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। तो वही बात, यहाँ पर भीड़ तो देखनी नहीं, क्योंकि सब में भीड़ तो समान ही है। जैसे मान लो ये क्या भाई, एक तो क्या आपके पास RF, एक आपके पास क्या है RCl, एक आपके पास क्या है RBr, और एक आपके पास क्या है RI। सुनिएगा भाई, एक तो आपके पास क्या है RF, एक RCl, एक RBr, और एक क्या है RI। अब इन सब में देखो ना, एल्किल समूह तो क्या है? समान, यानी क्राउडिंग, भीड़ तो सब में क्या है? समान ही है, लेकिन हैलोजन क्या है? अलग अलग है। तो इसमें सिर्फ आपको वही बात यूज करनी जो SN1 में की थी। वही हिंट है कि CX बॉन्ड जितना दुर्बल होगा, हिंट बता रहा हूं, CX बॉन्ड जितना दुर्बल होगा, अभिक्रिया चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, है तो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही। तो CX बॉन्ड जितना दुर्बल होगा, SN2 अभिक्रिया भी, SN2 अभिक्रिया उतनी ही फास्ट होगी, फास्ट होगी। तो आप मुझे बताओ, सबसे दुर्बल बॉन्ड RI और सबसे स्ट्रॉन्ग RF। तो बताओ सबसे ज़्यादा SN2 अभिक्रिया आयोडीन वाला, उससे कम ब्रोमीन वाला, उससे कम क्लोरीन वाला, और सबसे कम फ्लोरीन वाला। तो ये क्रम भी आपको याद कर लेना है। अरे बेटा जी आगे क्या बात समझ में? तो ये बेटा मैंने SN2 अभिक्रिया का ऑपरेशन कर दिया है। तो देखिए हमारी SN1 अभिक्रिया भी कंप्लीट है, हमारी SN2 अभिक्रिया भी कंप्लीट है। अब इससे अगला जो वीडियो होगा ना, उसमें बहुत ही 2-4 मैं आपको खास खास बातें बताऊंगा, और वो बातें कुछ एक तो SN1 की रहेंगी और कुछ एक SN2 की रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।